वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया अदरीस। पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ साजिशों की तारीख बहुत पुरानी है। बदकिस्मती से हर मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश में सियासतदानों ने ही सियासतदानों के खिलाफ मोहरे का किरदार अदा किया। हालिया मुल्क की तारीख में मेमोगेट स्कैंडल हो, स्विस हुक्काम को ख़त ना लिखने पर यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली हो, या पैनामा केस, ऐसे कई स्कैंडल्स थे जिनमें सियासतदान ही इस्तेमाल हुए और इसका फ़ायदा यकीनन गैर जमहूरी क़ुव्वतों ने उठाया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने इंकशाफ किया है कि पैनामा स्कैंडल से पहले ही नवाज शरीफ को हटाने का फैसला कर लिया गया था और पैनामा स्कैंडल तो उनको हटाने का सिर्फ एक बहाना ही बना था। लेट्स वॉच हिम। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस स्टेटमेंट के ऊपर ट्वीट किया है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, पीटीआई के सीनियर वकील और सहाफ़ी की तरफ से हालिया होशरुबा इंकशाफात जिनमें बताया गया कि कैसे नवाज शरीफ को पैनामा पेपर्स में दानिस्ता तौर पर फंसाया गया और जिसका मकसद उन्हें हुकूमत से निकाल कर सियासत में पाबंदी लगाना था, जिसका हमें रोज़े अव्वल से पता था। ताहिम ये इंकशाफात अब इसलिए भी नहायत अहम हैं कि सच थोड़ा थोड़ा करके सामने आ रहा है। पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा बहरानों का सिलसिला वहाँ से शुरू होता है जहाँ नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालने की साजिश की गई और उसके आगे उन्होंने बहुत सारा पीटीआई के चेयरमैन को भी तनकीद की है। दूसरी तरफ आज एहतसाब अदालत लाहौर ने नवाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाने की तस्दीक भी कर दी। प्लॉट अलॉटमेंट केस में लाहौर के एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने अपने फैसले में कहा कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं थी। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अदालत 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म देती है। साबिक हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ को भी वही रिलीफ मिलना चाहिए था जो दीगर मुल्ज़मान को दिया गया। अदालत नैब और रेवेन्यू बोर्ड को नवाज शरीफ और उनकी जानिबदारों में हिस्सेदारों की जायदादों को गैर मुंजमद करने का हुक्म देती है। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के लिए मुकम्मल तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। यकीनन PMLN इसके ऊपर खुश भी है, उनकी विक्ट्री भी है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने क्या कहा, लेट्स वॉच हर। जब प्रेसिडेंट शी के आने की खबर आई, कंटेनर के ऊपर खड़े थे और चढ़े हुए उसी कंटेनर थे सिविल नाफरमानी की तहरीकों की कॉल्स देते थे। मुल्क के मुंतखब वजीर आजम को वजीर आजम हाउस से घसीटने की बात करते थे। क्यों? क्योंकि मुल्क में सीपैक आ रहा था। पानामा का फैसला अकामे में तब्दील हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले हो चुका था और जुडिशरी को एज अ टूल इस्तेमाल किया गया नवाज शरीफ को नाअहल करने के लिए, इसलिए कि वो मुल्क की खिदमत कर रहा था। मुंतखब वजीर आजमों को सजाएं देते हैं, उनको सिसिलियन माफिया और गॉड फादर कहते हैं। किसी 5 जुलाई को किसी मुंतखब वजीर आजम की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाता है और वो चेहरे जो मुल्क के खिलाफ ये दुश्मनी करे, गद्दारी करे, उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। सवाल है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत इक़्तिदार से हटाया गया था। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर लॉयर हामिद खान साहब। थैंक यू सो मच हामिद साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आपकी जो ये स्टेटमेंट है और आपने देखा कि अब ये हर जगह पे इसका जिक्र हो रहा है, आपने कहा कि नवाज शरीफ की नाअहलियत के हवाले से ये पहले ही डिसाइड कर लिया गया था। प्राइम मिनिस्टर की भी इस पर स्टेटमेंट आ गई है। PMLN इस बयान को बुनियाद बनाकर ये कह रही है कि नवाज शरीफ की नाअहली एक्चुअली साजिश थी और आपके बयान इस साजिश के हक में एक गवाही है, एक तस्दीक है। आप क्या समझते हैं कि आपके बयान को हम एक गवाही की हैसियत दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये कोई गवाही नहीं है और ना ही इससे साजिश की मैंने बात की है। लेकिन ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये लोग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं इस बात को। उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि पिछले 70-75 साल में जो अपनी मर्जी के फैसले लेती है जुडिशरी, और जुडिशरी ने इस मामले में हमेशा बेशतर वक्तों में जुडिशरी ने साथ दिया का उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। उस हवाले से ये बात की थी कि इसमें भी फैसला कहीं और हो गया था। मेरा मतलब है कि एक स्टेज पर आके और नवाज शरीफ की आपस में जो है उनका इख्तिलाफ हुआ था, तो गालिबन उन्होंने फैसला किया था कि अब उनको किसी न किसी तरह से फारिग कराना है।
जिस तरह अब पूरी कोशिश हो रही है कि इमरान को फारिग कर दिया जाए किस तरह से, तो मैंने कहा ये बार बार हिस्ट्री रिपीट होती है, हमारी तारीख के में ये चीज बारहा साबित हुई है। और फिर ये बात जो उन्होंने की थी, ये बात हो गया, वो जो प्रोग्राम था सारा जो हामिद मीर साहब ने वैसा किया था, वो मेरी किताब के हवाले से किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसमें हमारी तारीख के हवाले से बहुत सारे सवालात पूछे गए थे और उसमें हमने उस हवाले से ये बात की थी कि जैसे हमेशा जुडिशरी से अपनी मर्जी के फैसले लेती रही है और अपनी सियासी जो है मकासद हासिल करती रही है, उसका ही एक एग्जाम्पल थी कि फैसले वहाँ कहीं हो गए और उसको अदलिया को इस्तेमाल किया है उस फैसले को ले जाने के लिए। लेकिन कंस्पिरेसी की बात ये कोई मैंने तो नहीं की कि कोई कंस्पिरेसी हो गई थी। तो मैंने कहा अलग फैसले, और इस तरह से बहुत सारे फैसले इस तरह से हुए हैं जो हकीकतन किए हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका बहुत सुप्रीम कोर्ट से लगवाई है। तो ये बात। हामिद खान साहब, आप एक सीनियर माहिर कानून हैं, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर वंस इन पाकिस्तान। आपने पूरा मामला देखा, आपने पूरा केस देखा। आपकी नज़र में क्या नवाज शरीफ की नाअहली बनती थी या नहीं बनती थी, और इस वक्त उनकी क्या सिचुएशन होगी? क्योंकि यही क्वेश्चन जो मैंने एतजाज़ अहसन साहब से भी किया, उन्होंने भी ये कहा कि अगर वो पाकिस्तान आके केस को लड़ेंगे तो बड़ा ईजीली वो इसमें से निकल सकते हैं। आपकी क्या राय है एज ए सीनियर पर्सन जो कि लॉ की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं? देखिए, वो तो एक और सवाल है कि आया बनती थी कि नहीं बनती थी। सवाल ये, इसके पीछे अनासर क्या थे। मेरा जो उसमें सवाल था और जवाब जो था वो ये था कि इसके पीछे अनासर रहे हैं। इसी हवाले से मैंने कहा था कि जैसे पीटीआई में पहले इतने सारे लोग दाखिल किए गए, अब एकदम उनको वापस ले गए और उनसे कोई और पार्टी बनवा ली। मैंने बारहा इसी को कहा कि तारीख बारहा ये हुआ है कि फैसले कहीं होते हैं और तो मोहर कहीं और से लगवा ली जाती है। ये बात थी। राइट, वो आपकी बात क्लियर होगी सर, आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपने किया, लेकिन लुकिंग एट द मेरिट ऑफ द केस, नवाज शरीफ की नाअहली बनती थी या नहीं बनती थी, या अभी वो अगर वापस आते हैं तो क्या वो जेल जाएंगे, बरी हो जाएंगे, क्या तरीक़ेकार होगा? देखिए, वो तो खैर एक आप समझ सकते हैं कि एक स्पेकुलेशन के तौर पर हम कह सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इस हद तक तो मैं समझता हूं कि उसका जो आखिरी फैसला था वो कुछ कमजोर था, जिसमें कि उन्होंने कहा कि वो तनख्वाह नहीं ली या उन्होंने उसको जाहिर नहीं किया, तो कमजोर तो था फैसला, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो मेरे या साहब के कहने से तो नहीं वो किसी तरह से भी नॉन एग्जिस्ट हो जाता है या गायब हो जाता है। ये तो बहरहाल फिर अदालती प्रोसेस से ही होगा जो भी होगा, क्योंकि एक अदालत का फैसला है, जो इन्होंने कानून बना दिया, उससे खुद ब खुद ये केस का फैसला नहीं हो जाएगा या समझा जाएगा कि केस का फैसला हो चुका, अब वो अहल हो गए। उन्हें एक दफा फिर इस अदालती प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अदालत ही उस फैसले को रिव्यू कर सकती है और कोई तरीका नहीं। राइट खान साहब, नयाब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। कहा यह जा रहा है कि ये ऑर्डिनेंस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करने और उनको लंबे अरसे तक हिरासत में रखने के लिए लाया गया है। वज़ीर कानून ने कल एक बड़ी लंबी स्टेटमेंट दी, उन्होंने इस नोशन को मुस्तरद किया। आपको क्या मकसद नजर आता है इस ऑर्डिनेंस का? बड़ा वाज़ेह है, ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये के लिए बनाया गया है। देखिए ना, खुद ही जब पिछले साल इक़्तिदार में आए, जो पहला उन्होंने अमेंडमेंट की है, उसके मुताबिक जो अब अमेंडमेंट कर रहे हैं उसकी वो नफी कर रहे हैं पहली अमेंडमेंट की। उसमें खुद उन्होंने किया था कि जो रिमांड है वो 90 दिन से कम करके 14 दिन पे ले आए थे, जो कि अच्छा कदम था। कुछ चीजें थी जिस पर हमें बहुत रिजर्वेशन थी, लेकिन ये एक जो स्टेप लिया था वो अच्छा स्टेप था कि 90 दिन
किसी को बंद रखना या किसी को जुडिशियल रिमांड में रखना वो गलत था। तो अब वो उसको वापस लेके आ रहे हैं इसलिए कि उस वक्त वो समझते थे कि उस कानून के हम विक्टिम हैं, हमारे पर अप्लाई होता है। अब वो समझते हैं इस कानून को हम पे लगाएंगे और को जो है हम हिरासत में रखेंगे 90 दिन तक। तो इसके पीछे तो बड़ी बदनीयती बड़ी वाज़ेह है। ये कानून एक बदनीयती पे मबनी है, पर्सन स्पेसिफिक है। एक शख्स को सामने रखते हुए उन्होंने इस किस्म का कानून बनाया है जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर आईनी और नाकाबिले कबूल है। राइट, गैर आईनी और नाकाबिले कबूल आपने कहा, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स से बात रही। लेकिन साहब 9 मई के वाक़यात में मुल्ज़िम नामजद हो चुके हैं खान साहब, क्या आपको फ़ौजी अदालत में ट्रायल का, क्या उनको फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, इनकी कोशिश तो यही लगती है मौजूदा हुकूमत की भी और उसके पीछे जो अनासर हैं कि उनको फौजी अदालतों में ले जाया जाए, वहाँ से सजाएं दिलाई जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ किसी शक्ल में भी फौजी अदालतों के सामने ट्रायल, सिविलियन का ट्रायल करना गैर आईनी है और ये किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं होगा, वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। खान साहब, देयर आर नंबर ऑफ केसेस इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ हैं, किस में आपको लग रहा है कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? केसेस कोई किसी को सजा दिलाने के लिए या कोई एहतसाब के हवाले से नहीं है, ये सिर्फ सियासी विक्टिमाइजेशन है। वो पार्टी को कमजोर करने के लिए है, पार्टी हेड को डिस्क्वालीफाई करने के लिए है, पार्टी को इलेक्शन में मुश्किलात में डालने के लिए है कि कहीं वो अवाम के वोटों से मुंतखब होके ना आ जाए एक दफा फिर। ये सारे ही पीछे जो है ये मौजूदा हुकूमत की और उसके साथ साथ उनके पीछे जो कुव्वतें हैं उनकी बदनीयती। आप सीनियर मेंबर हैं पीटीआई के, आपने इख्तलाफ किया, बरमला किया, ऑन रिकॉर्ड किया। इस वक्त भी बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप समझते हैं वो ठीक बात कर रहे हैं? जो इख्तलाफ कर रहे हैं वो अपनी वजह किसी असूल के ऊपर नहीं कर रहे, ये तो किसी की डिक्टेशन पे कर रहे हैं। अब देखिए ना, ये वो लोग हैं जिनको पार्टी में भेजा गया था पार्टी को कैप्चर करने के लिए और अब उनको वहां से निकाल लिया गया है क्योंकि अब उस पार्टी को जिसको पहले जिसमें लोग भेजे गए थे अब उसको कमजोर करना इनकी मंशा है, तो इसलिए उन्हीं को निकाला गया है और उन्हीं से अब तनकीद कराई जा रही है जो एक जमाने में पार्टी की और पार्टी लीडर की बड़ी जो है तारीफें किया करते थे। तो ये लोग कोई अपनी सोच के मुताबिक या किसी उसूल के मुताबिक नहीं तनकीद कर रहे, बल्कि वो किसी के कहने पर और किसी मखसूस मुफाद और मकसद के लिए कर रहे हैं। हामिद खान साहब, कल अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि अगर इलेक्शन आगे गए तो उसकी हिमायत करेंगे। क्या कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है? मैं समझता हूं कि इलेक्शन आगे जाने का किसी किस्म का कोई आईनी जवाब नहीं है। आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि एक असेंबली जो कि अपने पूरे 5 साल मुकम्मल कर ले वो उसके बाद 5 साल के बाद एक दिन भी आगे जाए। लिहाजा राजा रियाज के कहने से आइन की सूरत हाल नहीं तब्दील होती। आइनी तौर पर असेंबली अपनी मुद्दत के आगे एक दिन के लिए नहीं जा सकती। इसी लीगल नुक्ते के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों की सख्त आइनी हैसियत क्या होगी? उनकी आइनी हैसियत ये है कि ये अपना वक्त गुजार चुकी है। ये जितने अरसे के लिए और जिस मकसद के लिए बनाई जाती है आइन के तहत, वो वक्त भी गुजर चुका है, वो मकसद भी पूरा नहीं हुआ। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो केयर टेकर हुकूमतें हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, ये अब आइनी हैसियत खो बैठी हैं और गैर आइनी हो चुकी। हामिद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद कमर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद होंगे राइट आफ्टर ब्रेक। आज स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुनक्कद किया गया।
पार्लियामेंट के मुश्तरक अजलास में स्वीडन वाक़े की पुरजोर मुसम्मत की गई और आलमी बरादरी से ऐसे वाक़यात रोकने में किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया। हुकूमत ने फैसला किया है कि स्वीडन वाक़े पर कल मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने का मकसद आलमी बरादरी को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तानी कौम ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं करती। आज फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की। लेट्स वॉच हिम। ईद के रोज स्वीडन की पुलिस उस खबीस को ये इजाजत दे कि वो आके कुरान की बेहरुमती की करे। मैं समझता हूँ कि कभी किसी ने सोचा तक नहीं था कि इस माशरे में पुलिस जो है वो अपनी कस्टडी में ये मजमूम हरकत करने की इजाजत दे। ये हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे पाकिस्तान के मैं अपने भाइयों और बहनों को ये गुजारिश करूंगा कि कल जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में यकजहती का इजहार करें। मिलकर कल भरपूर एहतजाजी रैलियां निकालें पाकिस्तान के तूल अर्ज में, ताकि पूरी दुनिया देखे ये मजमूम हरकत आइंदा किसी ने की तो फिर हमसे फिर कोई गिला न करे। गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला का इंतखाब 13 जुलाई को होगा। आज गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए शेड्यूल की मंजूरी दे दी। सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने कल 3 बजे होने वाले इंतखाब को रोक दिया था और स्पीकर को नए शेड्यूल का हुक्म भी दिया था। कल गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में इंतखाब से कबल पुलिस की भारी नफरी दाखिल हुई और बिल्डिंग को सील कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ के अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक तश्कील पा चुका और इम्कान है कि वफाकी हुकूमत की आशीर्वाद के बाद गिलगित बल्तिस्तान के लिए वज़ीर आला का ताल्लुक उसी फॉरवर्ड ब्लॉक से होगा। कल गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली सेल की जब सील की गई तो स्पीकर को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस मौके पर स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ने क्या कहा वो भी देखिए। हमारे साथ मौजूद हैं कमर जमान कायर साहब। थैंक यू सो मच कायर साहब फॉर गिविंग अस टाइम। कल गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में वज़ीर आला का इलेक्शन होना था, लेकिन पहले असेंबली को सील कर दिया गया, फिर अरकान असेंबली को बाहर निकाल दिया गया। स्पीकर असेंबली पहुंचे तो उनको भी ईवान में दाखिल नहीं होने दिया। सर बताएं मुझे, अब क्या कहूँ मैं इस रवैये को? हाँ, यकीनन ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है और इसका कोई डिफेंस नहीं है, लेकिन दूसरी गुजारिश ये भी है कि रात को 1 बजे आप फैसला करें कि कल 10 बजे सेशन है, 12 बजे नॉमिनेशन है, 3 बजे इलेक्शन है और कुछ मेंबरान अपने घरों में हैं, कुछ मेंबरान इस्लामाबाद में हैं और आप 33 मेंबर्स की असेंबली के अंदर 4-5 अरकान नहीं हो और वहाँ पे आप अपनी मर्जी की 17 बंदे 16 बंदे इकट्ठे करके 12 बंदे इकट्ठे करके कहे हम इलेक्शन कराएंगे। उसको रात को चैलेंज किया गया। स्पीकर साहब की इस नीयत के ऊपर शक करते हुए उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मूव कर दी गई और उन्हें कहा गया कि आप इस करारदाद को, जब तक आपके खिलाफ करारदाद पेश जो फाइनल नहीं होती, आप अपनी प्रोसीडिंग्स ना करें। और दूसरा, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में पिटीशन दायर दी गई। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने नोटिस कर दिया और उस पे वो बजिद थे कि हम जाके अपना सेशन करेंगे और इलेक्शन करेंगे। ये तो किसी सूरत में भी मुनासिब नहीं था, लिहाजा इस खदशे के तहत जो किया गया। बट इवन देन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बात की कोई सफाई नहीं दी जा सकती। ये ना होता तो ज्यादा मुनासिब। बकाया साहब, गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियत किसको हासिल है? अपेरेंटली तो नज़र यही आता है कि पीटीआई को हासिल है, फिर वफाकी हुकूमत वहाँ आईजी तब्दील करके पुलिस फोर्स इस्तेमाल करके ये तो खलल डाल रहे हैं इंतखाबात में। अच्छा, ये वैसे बड़ा अजीब सवाल है। यानी पुलिस फोर्स को इस्तेमाल किया है और पुलिस के जरिए सारा कुछ करने के बाद आईजी को तब्दील कर दिया है। यानी आईजी को तो फिर शाबाश देनी चाहिए अगर हमने इस्तेमाल किया है कि उन्होंने ये काम किया है, उनकी फोर्स ने ये हमें को सर्विस करके दी है, तो फिर हम उनको सजा क्यों देते हैं? इस बात की लॉजिक मुझे आप ही कह रहे हैं आईजी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं थे। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने सवाल को देख लीजिए। जो चीजें अब बिल्ड कर रही हैं कि वहां पे पुलिस गर्दी की गई, पुलिस के जरिए ये सारा कुछ कराया गया और उसके बाद उसी दिन पुलिस के चीफ को हटा दिया गया, तो ये उसको तो हमें इनाम देना चाहिए था अगर उसने आपके ख्याल के मुताबिक हमारे कहने पे सारा कुछ किया। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। गाइस, अब आप ही कह रहे हैं आप कि पनिश किया गया फिर आईजी को? मैं सिर्फ एक प्रपोजिशन आपके सामने रख रहा हूं, उसके ऊपर एनालिसिस आप खुद कर लीजिए। ओके, तब्दीली की वजह हम जान सकते हैं फिर आपका मौक़िफ़ उसमें? मुझे अभी नहीं पता, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ऑफिस से मैं पता करूंगा। तो अफसरों के तबादले होते रहते हैं,
मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैं तो सिर्फ आपके सवाल के अंदर जो सवाल पैदा हुआ मैंने उस पर से बात कर नहीं, वो उसको हमने बिल्कुल एंटरटेन कर लिया, लेकिन उसमें से फिर हमारा सवाल पैदा हो गया। बट लेट्स मूव ऑन। नहीं, मैं आई विल लेट यू नो व्हेन यू फाइंड आउट, राइट। क्या साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के खिलाफ जो केस था, क्या वजह थी उसकी, कारा साहब? उसकी वजह बड़ी सिंपल थी, और ये हमारे दौर में नहीं हुआ था। ये जब वो वजीर आला बने थे उस वक्त, बावजूद इसके कि वहां पे कंडीशन नहीं है डिग्री की, उन्होंने फेक डिग्री जमा कराई थी और उस डिग्री को चैलेंज कर दिया गया, और जो असेंबली उस डिग्री को उनके यूनिवर्सिटी ने सर्टिफाई नहीं किया। उन्होंने कहा ये डिग्री हमारी नहीं है। उस मिस डिक्लेरेशन की बुनियाद पे, उस यानी गलत डॉक्यूमेंट्स फाइल करने की बुनियाद पे, चीट करने की बुनियाद पे उनके खिलाफ उनकी कोर्ट में ये फैसला था, और पिछले को 1.5-2 साल से चल रहा था, उसका फैसला हुआ। बट एक तासुर ये आया कि हटाने की शायद असल वजह उनके गार्ड के साथ तसादुम और जो तहरीक इंसाफ के लोगों को पनाह देने के हवाले से खबरें आईं, या उनकी अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर पीटीआई, ये वजह तो नहीं थी? अगर ऐसा हो, अगर ये बात होती फरिया, तो फिर हमें तो चाहिए था जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो वो पूरी गार्ड भी फराहम कर रहे थे, वो पंजाब की पुलिस को सामने रजिस्ट भी कर रहे थे, वो उनको लोग भी लेके जा रहे थे, पैसे भी पहुंचा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। फिर तो हम उस वक्त करते। अब जब हमारी हुकूमत खत्म होने में चंद दिन रह गए हैं, अब आके हमने ये नियतन कोशिश की है, अब हमने ये करना था। राइट, बट अगर हम चेन ऑफ इवेंट्स को देखें एंड एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स बाहर निकल के देख लें, वैसे ही एज एन ऑब्जर्वर, सो हुआ क्या? हमने देखा कि गिलगित के अंदर पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। उससे पहले सिंध हाउस में हमने देखा था कि इसी तरीके से लोग नाराज़ हो गए थे, वहाँ चले गए थे। कश्मीर हुकूमत में भी यही कहानी दोहराई गई। मेयर कराची इलेक्शन में भी हमने कुछ इसी किस्म के मामला देखे। सो ये पूरा घूमता घूमता वफाक से होते हुए, कश्मीर से जाते हुए, कराची से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान में आए। तो क्या कहें, इसको हसीन इत्तेफाक कहें? इसका एक एंगल वो है जो आपके पास है, जो आप फरमा रही हैं, आपका भी हक है इसको इस तरह देखने का, बिल्कुल। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है, और वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर चीफ मिनिस्टर को हटाने का हमारे दौर में तहर्रुक नहीं हुआ। हमने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं किया। उनके खिलाफ एक पेंडिंग केस था जब वो मुंतखब हुए उस वक्त से, और वो केस चलते 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 कई साल के बाद, 2 साल के बाद उनकी अपनी अदालत ने डिसाइड किया। उस पर ना हमारी तरफ से तहर्रुक हुआ, ना हमारी तरफ से कोई कोशिश हुई। अगर प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर को डिस्क्वालीफाई किया तो क्या हमने उन्हें कहा था कि वो अपने जजेस को गालियां दें? तो कुछ भी वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और उसके बाद उनकी अदालत ने नोटिस लिया। मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये काम करने की हमें क्या तकलीफ थी जब हमारी हुकूमत खत्म होने वाली है? या तो हम आते करते जब वो आपको सपोर्ट फराहम कर रहे थे। ये कहना कि जी तासर ये है, अब तासरों पे तो नहीं रहना, हकायक को देखना चाहिए, हकीकत क्या है। हाँ, एक बात फर्ज करें, कश्मीर के अंदर या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर साहब ने जो कुछ किया, उनकी जमात ने पंजाब के अंदर जो कुछ किया, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ किया, सख्त रिजेंटमेंट उनकी जमात के अपने लोगों में है। एक तासर आपका भी है, होगी उसमें भी जान, लेकिन सवाल यह है कि उनके लोग उनसे इस बात से नाला भी हैं कि उन्होंने क्या किया। हम तो उनके साथ ख्वाब देख के चले थे, वो शराब बेचने चल पड़े और वो अपने पाकिस्तान के इदारों पे पल पड़े और उन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया, सियासत को बर्बाद किया। तो उसके नतीजे में लोग उनसे हटे। अब अर्ज यह है कि एक चीफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का अपॉर्चुनिटी थी, उनकी जमात के अंदर से ग्रुप बने और उस ग्रुप में हर बंदे ने ये कोशिश की। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड माहौल तो था नहीं। So there is no, एक छोटी सी गुजारिश, no political engineering, right? मैं अर्ज करता हूँ, हमारी जमातों की तरह की जमात तो नहीं है कि हमारे लोग, हमारी जमातों से भी कोई बंदा टूटा है, अपोजिशन में बैठे रहे, अपनी जगह बैठे रहे, मुस्लिम लीग से कोई टूट के गया है। हम सवाल ये कर रहे हैं कि वहां पे उनकी अपनी जमात के अंदर लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी कि ऑफिस खाली हो गया है, कई ग्रुप पैदा हो गए। वहां पे भी बैरिस्टर सुल्तान साहब का भी ग्रुप था और भी ग्रुप था, तीसरा भी था, यहाँ पे भी 2-3 ग्रुप पैदा हो गए। तो हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि मैं क्यों ना बन जाऊं।
अब खान साहब की अपना कंट्रोल कमांड तो रहा नहीं, और बाकी सियासी जमातों ने अगर उनके अपने ग्रुप बने हैं तो सियासी जमातें अपना नुक्ता नजर देखेंगी। ये कोई हमने प्लान करके कोशिश करके हमारी तहरीक और हमारी कोशिश काविश के तहत अगर होता तो आपके सवाल में जान होती। राइट दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर अक्टूबर में इलेक्शन की हामी है, लेकिन नून लीग की तरफ से कोई वाज़े मौक़िफ़ अपनाया नहीं जा रहा। कल लीडर अपोजिशन ने भी ये कह दिया, हम जानते हैं कि लीडर अपोजिशन PMLN के टिकट के मुतमनी भी हैं नेक्स्ट इलेक्शन में। उन्होंने ये कहा कि अगर असेंबली की तोसी होती है तो आई एम ओके विद इट, हम वेलकम करेंगे। और ये भी हैरत है कि पहले ही कोई अपोजिशन लीडर होंगे जो इलेक्शन डिले करने की बात करें। बट लीविंग दैट असाइड, आपको लग रहा है कि PMLN चाहती है कि इलेक्शन डिले हो? देखिए, बात यह है कि वजीर आजम साहब ने खुद, आपने सुना ना, उन्होंने खुद कहा कि जिस दिन असेंबली की मुद्दत पूरी होगी उस दिन या उससे पहले हम हुकूमत छोड़ के चले जाएंगे। आपने सुना? मेरी जमात का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमें एक दिन भी डिले नहीं करना, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। कुछ लोगों की ख्वाहिश है होगी, लेकिन क्या अमलन ऐसा मुमकिन है इलेक्शन आगे चले जाएं? नो वे। क्या सूरत हो सकती है असेंबली के आइन के अंदर किसी बहुत गैर मामूली सूरत हाल के लिए, किसी बहुत गैर मामूली खुदा ना खास्ता सूरत हाल, जंग लग जाए, कोई आफत इस तरह की आ जाए जिस तरह पेंडेमिक फैल गया था, या मुल्क में कोई बहुत बड़े लेवल पे तूफान आ जाते हैं कि अमलन इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं रहता। उस सूरत में उस गैर मामूली सूरत हाल को निपटने के लिए गैर मामूली एक शिक रखी गई है। उसके हालात ना पाकिस्तान में है, ना अल्लाह करे उसका कोई शायबा भी हो। बाकी लोगों की ख्वाहिशें हैं वो होती रहे, आइन के तहत आगे जाना मुमकिन नहीं है। अगर असेंबली की मुद्दत पूरी हुई तो 60 दिन, अगर पहले असेंबली तोड़ दी गई तो 90 दिन के अंदर इंतखाब होना है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, लोगों की ख्वाहिश कि ये जी एक लोग ख्याल कर रहे हैं, अभी मैं आपको भी सुन रहा था कि पंजाब के अंदर जो इलेक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर भी एक अदालती फैसला था। पंजाब की असेंबली कबल अज वक्त तोड़ी गई। जजेस के अंदर से भी ये सवाल उठा कि इसकी नीयत देखनी चाहिए, असेंबली ठीक तोड़ी गई कि नहीं। जजेस के बेंच टूटते रहे। हमने कहा कि ये साफ हाथों से काम नहीं हुआ। उस वक्त का चीफ मिनिस्टर असेंबली तोड़ने से पहले, असेंबली टूटने के बाद ये कहते रहे कि मुझसे ज्यादती कराई गई, गलत कराया गया, गलत फैसला था। उसको इसके साथ मैच करना किसी सूरत मुमकिन नहीं है। वहां पे कबल अज वक्त फैसला किया गया और पाकिस्तान में कबल अज वक्त तोड़ी जाने वाली कई असेंबलियां, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और इवन फेडरेशन में, ये असेंबलियां बहाल हुई, तोड़ी गई। लेकिन जब असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाती है उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं है। ओके कायर साहब, आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मेरे कल के प्रोग्राम का जिक्र किया है। उसके बाद कोई क्वेश्चन, लेकिन सर दिलों के हाल तो अल्लाह ताला ही जानता है। आपकी बात ठीक है कि अपेरेंटली चेक करना चाहिए था जो भी उसकी सूरत हाल थी, लेकिन कानून तो कहता है 90 दिन में इलेक्शन होंगे और ये रीत तो डाल दी गई सर। जो भी दिलों के हाल थे वो मैं आप नहीं जानते कि इलेक्शन नहीं हुए 90 दिनों में। बात दिलों के हाल की बात ही नहीं है। पहली बात यह, हम ये कह रहे हैं कि वो असेंबली बदनीयती से तोड़ी गई। उस बेंच ने जिस जजेस का शरीक होते बेंच ने आके फैसला किया, उस फैसले के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। हमने असेंबली के अंदर कहा, रेजोल्यूशन करके कहा, वकला ने कहा, मीडिया ने कहा कि ये साफ हाथों से नहीं हो रहा। बट रवायत तो डल गई। तोड़ी जाने वाली असेंबली थी ना, उसको असेंबली की मुद्दत पूरी होने की सूरत हाल से मिलाना किसी सूरत मुनासिब नहीं। माय क्वेश्चन वाज कि रवायत तो हमने डाल दी कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ। जो भी इसका रवायत का कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक ऐसी जजमेंट थी जिस जजमेंट को लोगों ने कबूल ही नहीं किया और जजमेंट से पहले कहा गया, इवन जजेस ने नहीं किया, वो वकला ने तस्लीम नहीं किया। ओके चलें, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बट अब एक और मसला, इलेक्शंस होते हैं तो सर कोई आसार भी तो नजर आए। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन के सरबराह ने कहा, और ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट की स्टोरी है, कि आइंदा इलेक्शन की कवरेज के लिए वो मुबस्सरीन पाकिस्तान शायद ना भेज सकें क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है कि इलेक्शन 2023 में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने उनको अभी तक दावतनामा ही नहीं भेजा। आज इलेक्शन कमीशन ने उसको एड्रेस भी किया है स्टोरी को। उन्होंने कहा है, उन्होंने ऑब्वियसली इसको रिबटल दिया है, लेकिन द फैक्ट कि ये बात यूरोपियन यूनियन से कही गई
कि हमें तो कोई इशारा ही नहीं मिल रहा कि इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? जिस दिन इलेक्शन का शेड्यूल देगा इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा, असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगी या डिसॉल्व कर दी जाएंगी, उस दिन इलेक्शन करेंगे ना। वो पंजाबी में कहते हैं पिंड पे नहीं हो चुके पहला, अभी उसकी बुनियाद पड़ी नहीं है और वो कह रहे मैं बुलाया नहीं है। भाई वक्त आएगा आपको बुला लेंगे, इलेक्शन कमीशन जरूर आपको दावत देगा और वो आके देखेंगे, बिल्कुल इलेक्शन ऑब्जर्व करेंगे। ओके, सो यू आर सेइंग देयर स्टिल टाइम। ये फैसला हो चुका है कि आइंदा इलेक्शन के में ना पीटीआई हो, शायद ना पीटीआई के चेयरमैन? किसने फैसला करना है ये? सर मैं तो आप लोगों के अंदरूनी फैसलों की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं डिसीजन। मेरा ऐसा कोई फैसला नहीं हो सकता। ये फैसला कोई जमात नहीं कर सकती, कोई हुकूमत नहीं कर सकती, कोई इदारा नहीं कर सकता मासवाई किसी अदालत की। देखिए बात यह है कि पीटीआई के चेयरमैन हो या कोई और जमात हो, सब जमातों को इलेक्शन के अंदर आजादाना हिस्सा लेने का हक है, होना चाहिए, उनको हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है या आपको नजर आ रहा है या आपको शक पड़ रहा है या कुछ भी कह ले, तो हुकूमत की तरफ से नहीं, किसी इदारे की तरफ से नहीं, हाँ आपके साथियों ने, उनकी जमात ने, उन्होंने खुद जो इक़दामात उठाए 9 मई को, उसके नतीजे में उनके खिलाफ केसेस दर्ज हुए हैं, वो अदालतों में ट्रायल हो रहे हैं। वो ट्रायल के नतीजे में अगर उनके ऊपर कोई कदगन लगती है तो वो अदालती प्रोसेस का ताल्लुक है, वो उनके अपने किए हुए एक्ट्स के मुताबिक कानून का फैसला होगा, वो किसी हुकूमत का, किसी वजीर का, वजीर आजम का, इनका फैसला नहीं हो सकता। अगर इजाज़त है अलीम खान साहब, क्योंकि अब एक नई पार्टी, और आप तो पंजाब की सियासत को बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के इलेक्शन में क्या फ़र्क डाल सकती है, लेकिन उन्होंने एक बात की है, अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया महबूब बुखारी साहब को, लेट्स वॉच दैट। ओके कायरा साहब, यू टेक्निकली यू नॉट रियली पार्ट ऑफ पीडीएम, लेकिन ये सवाल मैंने अक्सर पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों से, अब आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ आपकी राय कि इलेक्शन में क्या आप पीएमएलएन के इकोनॉमिक फैसलों का बार उठाएंगे या अपने आप को डिटैच करेंगे उससे? फैसले पीडीएम ने या पीएमएलएन ने किए थे या फैसले हुकूमत ने किए थे, काबीना ने किए थे? वो फैसले काबीना के फैसले थे, हम उस काबीना का हिस्सा थे और हैं, लिहाजा उन फैसलों में हम शामिल थे, कैसे बाहर नहीं उठाएंगे? जब अलीम खान साहब ये कह रहे हो, ये वो अकेले नहीं कह रहे, दिस इज पब्लिक सेंटिमेंट। नहीं, उनको कहने दें, उनका हक है। अलीम साहब हमारे मुखालिफ जमात से हैं, उनका हक है वो हम पे तनकीद करें, उनको राय देने, उनका अपनी राय है, उनकी राय से क्या हमने फैसले उनके मुताबिक करते हैं। लेकिन आप लोग तो पूरा ये करके आए थे क्लेम कि हम महंगाई ठीक करेंगे, तो इलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी? अपनी जगह इसका सवाल का जवाब तो बहुत दे चुके ना, हमने बिल्कुल कहा था, लेकिन जो कुछ सूरत हाल बनी है उसमें हमारे फैसले कितने जरूरी, कितने उसका वजह बने और दुनिया के हालात कितनी बड़ी वजह बने जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। सो इलेक्शन तक ये तमाम मोहब्बतें पीडीएम, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन की कायम रहेंगी ड्यूरिंग द इलेक्शन? देखिए मोहब्बतें अपनी, वो मोहब्बतों वाला छोड़िए, सवाल ये है कि एक बात, कल हम इकट्ठे होंगे नहीं होंगे, इत्तेहाद से होंगे नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन एक बात है, हमने माजी से सबक सीखा है कि हमें इख्तलाफ राय को दुश्मनी में तब्दील नहीं करना। हम ये तसव्वुर कि दूसरे को, मुखालिफ को बिटा देना है, ये लेके नहीं चलना, बल्कि हमने इख्तलाफ राय को इख्तलाफ राय समझ के चलना है। ये हमारा फैसला है और बड़ा सिंपल। कमर ज़मान कायर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग खबर लाहौर से, हमारे साथ होंगे वहाब रियाज साहब राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। लाहौर में जहां एक तरफ सड़कों पर शदीद बारिशों के बाद पानी ही पानी है, वहां पर पंजाब के निगरान वजीर खेल और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर वहाब रियाज भी लॉन्ग शूज पहनकर सड़कों पर निकल आए। वहाब रियाज के इस अमल पर सोशल मीडिया पर जहां उनको एक तरफ सराहा गया, वहीं उन पर बड़ी तनकीद भी की गई, जोक्स भी बनाए गए। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि वहाब रियाज तालाबनुमा सड़क पर तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहे हैं और उनकी तेज़ रफ्तारी की वजह से पानी दीगर गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स पर पड़ रहा है। एक और वीडियो में वहाब रियाज लॉन्ग शूज़ में, जिनको वेलिंगटन्स कहते हैं, पानी के अंदर खड़े हुए भी नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद अफराद ने वहाब रियाज का मवाजना
फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नाउ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से किया, जिस पर वहाब रियाज ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट हम आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा, देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द कॉइन बट अनफॉर्चुनेटली वी ऑलवेज सी द रॉन्ग वन ओनली। I am sorry for what happened yesterday. It was purely unintentional and was misperceived in a very wrong way. Let's try to spread positivity always and not malign this beautiful country of ours with negative propaganda. Stay blessed. वहाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। Thank you so much वहाब रियाज साहब for being on the program. So we appreciate आपने इस पे माफ़ी मांगी, लेकिन क्यों ज़रूरत पड़ी माफ़ी मांगने की? बहुत सख्त किस्म की तनकीद हुई? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा चीज जो तनकीद करे लोग, उनकी वजह से मैंने माफी मांगी है। आई डोंट थिंक आई गिव एनी, मेरी तरफ से कोई भी ऐसा क्या कहते हैं, आप समझ लें कि कोई उनके प्रेशर में आके। आई थिंक दिस इज समथिंग एथिकली बिकॉज आई वाज ड्राइविंग फास्ट, तो उसकी वजह से जो हुआ उसके ऊपर ऑब्वियसली आई एम सॉरी फॉर दैट। और जहाँ तक रह गया लोगों के तंज करने की बात या लोगों का कहना कि या उनका बोलना, सो देखिए लोगों का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। तो मैं कभी भी इतनी जो लोग तनकीद कर रहे हैं, मैं कभी भी उनके लिए जो है वो क्या कहते हैं, उनको मैंने कभी इम्पोर्टेंस दी नहीं है। राइट, सो फ्रॉम फास्ट बोलिंग टू फास्ट ड्राइविंग, एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे थे कि मैं जायजा ले लूँ? व्हाट वर यू थिंकिंग? देखिए बात यह कि हुकूमत का मेंबर होने के नाते आपको पता है कि कल बहुत ज़्यादा अनयूजुअल रेन हुई है। वैसे जो रेन है वो प्रॉबली जो थी वो कल रिकॉर्ड हुई है 2.91 mm की। सो देखिए दैट वाज एन अनयूजुअल रेन, और उसमें काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही थी पानी खड़े होने की वजह से। कुछ लोगों की गाड़ियाँ बंद हो रही थी, कुछ लोगों को मोटरसाइकिल्स पे इशू थे, कुछ वैसे जो थे, कुछ इस तरह के हालात थे। तो ऑब्वियसली हमारा ये फर्ज बनता था कि हम लोग जाके लोगों के लिए जो है उनको हेल्प करें, उनके लिए चीज़ें जो आसान करें। और ऑब्वियसली डिफरेंट पॉइंट्स पे जाने का मकसद भी यही था कि जहाँ पे पानी खड़ा है वहाँ पे हम लोग जो वासा और हमारे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उन लोगों से रब्ता करें, उनको बताएं कि इन रोड पे पानी है और इनके लिए जो है वो इंतजाम किया जाए ताकि जो ट्रैफिक है वो नॉर्मल तरीके से चल सके। सो आपका जो कंपैरिजन हुआ शहबाज शरीफ साहब के साथ, वो प्राइम मिनिस्टर हैं लेकिन जिस वक्त वो सीएम थे, कैसा लगा आपको कंपैरिजन? देखिए कंपैरिजन लोग कर रहे हैं और उनको कंपैरिजन करने दें। आई थिंक कुछ लोगों का तो मैंने ये भी सुना कि वो कह रहे हैं कि शायद मुझे पब्लिसिटी की जरूरत है। आई थिंक पीपल आर गेटिंग रॉन्ग हियर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी किस्म की कोई भी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, ना मैं मुझे चाहिए कि जिसकी वजह से मैं ऐसी हरकतें करूँ। आई वाज जस्ट डूइंग माय जॉब एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ माय जॉब। इंडीड इट वाज, लेकिन यू रियलाइज इससे पहले शहबाज शरीफ साहब पे भी बड़ी तनकीद होती थी। आपको याद होगा कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब भी एक दफ़ा गाड़ी में बैठकर ख़वातीन को ड्रॉप करते रहे इधर उधर, उन पर भी बड़ी तनकीद हुई। द पॉइंट इज़ वहाब रियाज साहब कि ये बारिश तो फिर होगी, फिर लोगों को इसी तरह तकलीफ होगी। लॉन्ग टर्म अब आप तो इंटरिम गवर्नमेंट में, आपका तो ऑब्वियसली ये काम नहीं है, लेकिन आप एज अ पाकिस्तानी तो सोचते होंगे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका होना चाहिए, वो कैसे होगा? देखिए जो भी ये हालात खराब है उनकी जो मेजर वजह है वो ये है कि जो आज से पहले जो चीज़ें बनी हुई हैं उनके अंदर ये इशू थे। हम लोग तो 2-3 महीने हुए हम लोगों को आए हुए, और उन 2-3 महीने में आए होने की वजह से जो है हम लोगों को ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो हम तो यही कोशिश करें कि हम इन चीज़ों को किसी न किसी तरीके से बेहतर करें और इन चीज़ों को जो लोगों को मुश्किलात हैं उनको दूर करें। तो ऑब्वियसली इट्स काफ़ी देर से ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि ये 2-4 महीने में ठीक हो जाएंगी, वो नहीं हो सकता। हाँ जी, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, हम लोग कम्युनिकेशन बेहतर कर सकते हैं, हम लोग चीज़ों को लेके बेहतर तरीके से चल सकते हैं। सो दैट वाज द ओनली मोटिव। तो इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी आगे भी, और इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश भी करेंगे। सो लाहौर पूरा पानी में डूबा हुआ है, निगरान इंतज़ामिया अपना काम करने में फ़िलहाल तो नाकामी नज़र आ रही है। वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं हुई है निगरान हुकूमत की? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि हम लोग नाकाम हुए हैं। हमने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी ये डेवलपमेंट्स हुई हैं ये हमारे आने से पहले से ये डेवलपमेंट्स हैं, और हम कोशिश करें कि इन डेवलपमेंट्स को जो है हम लोग बेहतर कर सकें, हम चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चल सके। और ऑब्वियसली क्योंकि पंजाब हमारा सूबा, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इसकी अच्छे तरीके से टेक केयर करें, और वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। सो ये जो ऑन अ लाइटर नोट, आपको कोई आपके फॉर्मर प्लेयर्स, आपके जो दोस्त हैं पुराने या अभी भी होंगे,
उन्होंने तो नहीं कुछ कहा मीम्स के ऊपर, कोई आपको फॉरवर्ड किया कुछ कहा हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। हम लोग सारे दोस्त यार हैं, हम लोगों को पता है, दे नो मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे हैव स्पेंड अ लॉन्ग टाइम विद मी, सो दे नो माय नेचर। तो ऑब्वियसली हम लोग तो इन चीज़ों को एंजॉय ही करते हैं। जब लोग ऐसी बातें करते हैं तो इट्स टाइम फॉर एंजॉयमेंट, और हम लोग उसको पूरे तरीके से भरपूर, जो भी लोग कमेंट्स करते हैं उनको एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि लोगों की सोच कैसी है। जी, ये शूज, क्योंकि एक मैंने मीम देखी अगेन ऑन लाइटर नोट, उसमें लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब शायद छोड़ गए थे ये अपने शूज। आई एम श्योर वो मजाक था। आपने कहाँ से लिए ये शूज? देखिए, ये शूज अवेलेबल होते हैं वासा के पास, और ऑब्वियसली जब हम लोग निकलते हैं टूर्स पे, तो हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि ये जो चीजें हैं या ये जो ऐसी कोई जूते पहन ली जाए, क्योंकि आपको पता है 1.5-2 फुट पानी भी खड़ा हो जाता है। तो अगर उसके लिए अगर हम ये शूज पहन लेते तो मेरा नहीं ख्याल इसमें किसी किस्म की कोई भी बुराई है। वो जो अंग्रेजी का मुहावरा है, लिटरली वॉकिंग इन शहबाज शरीफ शूज, आपने वो किया है। ये जरा बताएं कि निगरान हुकूमत तो पंजाब में इलेक्शन करवाने आई थी, लेकिन इलेक्शंस तो फिलहाल होते नज़र नहीं आ रहे। अभी हमने हामिद खान साहब से पूछा, उन्होंने भी कहा कि आईनी हैसियत काफ़ी क्वेश्चनेबल है इस हुकूमत की। आप अनकम्फर्टेबल नहीं होते ऐसे तबसरों से, क्योंकि आपका तो सियासत से सच ताल्लुक नहीं है? देखिए, मेरा बहुत एक सिंपल इसमें वो है, आई हैव अ वेरी सिंपल थॉट, और वो ये है कि जी हम लोग तो मुलाजिम है। जब हमें कहा जाएगा, जब हम लोगों को ऑर्डर्स मिल जाएंगे हुकूमत की तरफ से कि जी आप, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जी जब आप इलेक्शन करवाएं, तो आई थिंक हम उधर अपना काम पूरा करेंगे। तो आई थिंक लोग जो है वो ज्यादा इम्पेशेंट है, वो हमें इस चीज का वो ठहरा रहे हैं कहते हैं कसूरवार, हालांकि हमारा कुछ लेना नहीं देना। वी आर जस्ट वर्कर्स, एंड व्हेन वी विल टोल्ड ऑफ कि जी बस योर टाइम इज फिनिश्ड, तो वी विल इजीली वॉक अवे। बट योर टाइम इज फिनिश सर, आपका काम तो इलेक्शन करवाना था, वो तो होते नजर नहीं आ रहे। सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? करवाने होते थे मैं बिल्कुल करवा देता, फर्स्ट टाइम नहीं करवा देता, बट इट्स नॉट माय, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। एक ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि क्योंकि ऑब्वियसली हम सभी चाहते हैं कि नए लोग आए सियासत में, लॉन्ग टाइम आपने सोचा कि सियासत में आया जाए? नहीं जी, मेरा कोई इरादा नहीं सियासत में आने का। आई डोंट हैव एनी प्लान लाइक दिस। नॉट एट ऑल? कभी तो सोचा जा सकता है। सो राइट, कोई और मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को? नहीं जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक लोग थोड़े से इम्पेशेंट हैं, दे शुड वर्क फॉर इट, और थोड़ा सा इंतजार करें, हमारा साथ रहें। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम लोग उनको फैसिलिटेट करें, ना कि हम लोग इधर कोई अपनी मर्जियां कर रहे हैं। जो इस वक्त के सीएम है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? हाउ इज ही? आई थिंक रिजल्ट्स मैटर, और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये हुकूमत काम कर रही है, आई थिंक चीज़ों को हम बेहतर है, मैंने पहले भी कहा कि चीज़ों को हम बेहतरी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, और हम कोशिश करें कि चीज़ें बेहतर हो। सो वी आर वर्किंग हार्ड, बाकी इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, और वी विल कीप ट्राइंग। वहाब रियाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। ना सिर्फ माफ़ी मांगी वहाब रियाज साहब ने, क्योंकि माफ़ी मांगना काफ़ी बड़ी बात होती है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो तनकीद है उसको मुझ पे सच असरअंदाज नहीं होती। डू गिव मी योर फीडबैक। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।